3D मॉडलिंग के बहुत सारे अलग-अलग टेक्निक्स होते हैं। के बारे में ये वीडियो है जिसमें से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 3D मॉडलिंग में किस-किस तरह का 3D मॉडलिंग हम लोग करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग पॉलीगोनल मॉडलिंग में। इसके अंदर बेसिकली ऐसा होता है कि आप एक-एक फेसेस को या एजेस को सेलेक्ट कर करके उनको मर्ज कर करके आप एक 3D मेश जनरेट करते हो। इस टेक्निक को यूज करके आप बेसिकली पॉलीगोनल मॉडलिंग छोटे-छोटे पॉलीगॉन्स को यूज करके एक प्रॉपर मेश क्रिएट कर सकते हो जो बेसिकली फ्लैट शेप्स क्रिएट करते हैं यूजुअली यूजिंग ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स और इन्हीं ट्रायंगल्स और क्वाड्स को कनेक्ट कर करके आप एक पूरा का पूरा 3D मेश जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहला आ गया हमारा पॉलीगोनल मॉडलिंग। इसका स्ट्रेंथ क्या क्या है इस पे भी अब आ जाते हैं। तो पॉलीगोनल मॉडलिंग जो है बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस के साथ काम कर सकता है, जैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग, गेम क्रिएट करने में या फिर मूवी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी हैं, अलग अलग जगह पे ये यूज होता है। ठीक है, पॉलीगोनल मॉडलिंग एक प्रिसाइज कंट्रोल देता है शेप के ऊपर, डिटेल्स के ऊपर। जो भी आपने 3D मॉडल्स बनाया है उसमें एक प्रिसाइज यहाँ पे आपको क्या ट्वीक करना है वो चीज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। हर एक डिटेल पे आप काम कर सकते हो। अगर आप डिटेल काम करना चाहते हो तो आप पॉलीगोनल मॉडलिंग पे काम कर सकते हो। पॉलीगोनल मॉडलिंग बेसिकली रेंडर बहुत जल्दी होता है क्योंकि लो पॉली, इससे जितने भी पॉलीगॉन्स निकलते हैं वो उसके फेसेस बहुत लार्ज होते हैं और एक जगह पे मल्टीपल सेगमेंट्स नहीं बन पाते। तो ये रेंडर बहुत जल्दी होता है, रियल टाइम एप्लीकेशंस के साथ बहुत अच्छा काम करता है। इसका वीकनेस क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कभी कभार आपके लिए, और अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स शेप बना रहे हो तो। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, आपको दुगना पॉलीगॉन्स चाहिए या तिगुना पॉलीगॉन्स चाहिए आपको एक जगह को स्मूथ करने के लिए। तो ये सारे कुछ वीकनेसेस हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे नर्व्स मॉडलिंग में। नर्व्स मॉडलिंग का फुल फॉर्म ही है नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी स्प्लाइन। तो नर्व्स मॉडलिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज करता है अपने सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए या ऑर्गेनिक शेप्स जनरेट करने के लिए। किसी भी तरह का मैथमेटिकल शेप क्रिएट करना है तो वहां पे एकदम प्रिसाइज काम करता है नर्व्स मॉडलिंग, या फिर हाईली डिटेल्ड स्मूथ सरफेस क्रिएट करना है। प्लस ये कॉम्प्लेक्स शेप्स के साथ भी बहुत अच्छा काम कर लेता है और रेंडर भी बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें नर्व्स मॉडलिंग भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जगह हमारे साथ ऐसा होता है कि पॉलीगोनल मॉडलिंग काम नहीं करता है सही से, तो हम वहां पे नर्व्स मॉडलिंग यूज करते हैं, लाइक कार मॉडल्स क्रिएट करना या फिर ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स वगैरह। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ पॉलीगोनल मॉडलिंग सही से काम नहीं करता है, तो हमें अलग अलग मॉडलिंग टेक्निक्स पे शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल्स दी उसमें नर्व्स मॉडलिंग बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो ऐसे मॉडलिंग के साथ आप नर्व्स मॉडलिंग ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छा एफिशिएंट वे है मेश जनरेट करने के लिए। इसका वीकनेस यही है कि इसको सीखने में टाइम लग सकता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है सीखने में। और इसका एक और वीकनेस ये है कि आपको रेंडर करने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा लेगा और रेंडरिंग टाइम स्पीड कम हो जाएगा। ये पॉसिबल है। हर चीज का अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, तो नर्व्स एंड मॉडलिंग का भी यही स्ट्रेंथ और वीकनेस है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो आप ट्राई करके देख सकते हो। सब डिवीजन मॉडलिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप एक सिंपल से ऑब्जेक्ट के लो पॉली के साथ स्टार्ट करते हो और उसको जैसे आप सब डिवाइड करते जाते हो वैसे उसमें छोटे छोटे फेसेस जनरेट होने लग जाते हैं या मल्टीपल सेगमेंट्स जनरेट होने लग जाते हैं, जो कि आपके उस 3D मेश को स्मूथ बना देते हैं या यूं कहो बहुत ज्यादा पॉलिश कर देते हैं। इसका स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, अगर आप ऑर्गेनिक शेप्स जनरेट करना चाहते हो जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स या किसी भी तरह का हार्ड सरफेस मॉडलिंग कर रहे हो, तो वहां पे अगर आपको स्मूथ एजेस चाहिए तो वहां पे आप इसको सब डिवीजन यूज कर सकते हो। ये बाकी टेक्निक्स की तरह थोड़ा लेस प्रिसाइज हो सकता है काम करने में, पर अगर आप इसको यूज करना सीख जाते हो तो ये बहुत ज्यादा, ये जो टेक्निक है ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला टेक्निक है। आप किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर दो तो आप पॉलीगोनल मॉडलिंग यूज करो वहां भी आप सब डिवीजन यूज करते हो, नर्व्स एंड कर्व्स यूज करो, नर्व्स मॉडलिंग यूज करोगे वहां भी आप सब डिवीजन यूज करोगे, तो ये हर जगह यूज होता है। और यहाँ पे जितना ज्यादा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितना ज्यादा सेगमेंट्स आपके एक मेश में लगेगा उतना आपका कंप्यूटेशनल पावर बढ़ता है। ठीक है, और अगर वो कंप्यूटेशनल पावर बढ़ेगा तो आपका रेंडरिंग हल्का हल्का करके स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम लेना स्टार्ट हो जाएगा रेंडरिंग। तो मस्ट चेकआउट है, अगर आप 3D मॉडलिंग वगैरह करते हो तो सब डिविजन्स वगैरह आप करते ही होगे, तो आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं तो यूज कर ही रहे होगे अगर आप 3D मॉडलिंग यूज करते हो तो। डिजिटल स्कल्पटिंग
बेसिकली इसको अगर शॉर्ट में समझाना रहा तो यही समझाऊंगा कि आप क्ले मॉडलिंग करते हुए लोगों को देखते हो कि लोग क्ले से मटका बना लेते हैं, या बहुत सारे अलग अलग पॉटरी शॉप्स पे बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स रखे होते हैं जो क्ले से बने होते हैं या मिट्टी से बने होते हैं। तो आप डिजिटली स्कल्प्ट करके वही सारे चीज क्रिएट कर सकते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं डिजिटल स्कल्प्टिंग, जिसमें आपका सबसे अच्छा टूल होता है ZBrush, और अभी रिसेंटली ब्लेंडर भी, तो आप ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो। इसमें होता है क्या है कि आप ऑर्गेनिक शेप्स को क्रिएट करने में ज़्यादा रियलिज्म, इस पे आप ऑर्गेनिक शेप्स बहुत अच्छे से बना सकते हो। फ्री फॉर्म शेप्स, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी फोल्ड्स को क्रिएट करने में या कपड़े को क्रिएट करने में। आप हर एक तरह का मेश इजीली यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। ये यहाँ पे आप अगर डिजिटल स्कल्प्टिंग में किसी भी तरह का मेश जनरेट करते हो तो यहाँ पे आप सिर्फ वो मेश नहीं जनरेट करते हो, उसमें रियलिज्म भी ऐड कर रहे हो, आप रियलिस्टिक मॉडल्स आप क्रिएट कर रहे हो। आर्टिस्ट्स को ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है कि वो अपने हिसाब से किसी भी 3D मॉडल को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका वीकनेस ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है आपके लिए। अगर आप स्कल्प्टिंग में न्यू हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि क्या ही बना रहे हो, इसका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसके लिए स्पेसिफिक कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसपे स्कल्प्टिंग बहुत अच्छे से हो सकता है, जैसे कि ZBrush, ब्लेंडर। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे लिस्ट में 3D स्कैनिंग। 3D स्कैनिंग में बेसिकली आप करते क्या हो, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स का आप 360 एंगल से फोटो लेते हो एंड उन फोटोज को अपने कंप्यूटर डिवाइस में सेंड करते हो, और वहाँ पे वो कंप्यूटर डिवाइस ऑटोमेटिकली एनालाइज करता है कि आपने जो इमेज लिया है मल्टीपल एंगल्स से, वो अलग अलग इमेज को मिला के किस तरह का शेप जनरेट हो रहा है, वो काम आपका कंप्यूटर संभालता है। तो इसमें आपको ज़्यादा रियल वर्ल्ड और ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच मिल सकता है बाकियों से, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट का फोटो ले रहे हो मल्टीपल एंगल्स से और कंप्यूटर को सेंड कर दे रहे हो। कभी कभार ये अच्छे से काम नहीं करता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह का कैमरा यूज कर रहे हो। जितना अच्छा से अच्छा आप कैमरा क्वालिटी या जितना से अच्छा आप कैमरा यूज करोगे, उतना अच्छा से अच्छा आपका 3D मॉडल जनरेट होगा। इसका स्ट्रेंथ यही है कि आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को डिजिटल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हो बाय जस्ट क्लिकिंग 360 फोटोज। इसमें बहुत, ये अभी तक जितने भी मैंने लिस्ट दिए इन सब में सबसे फास्टेस्ट वे है 3D मॉडल जनरेट करने का, ठीक है। जस्ट आप फोटो खींचते हो एंड देन ट्रांसफर करते हो। जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है बस उसी में टाइम लगता है, वरना रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड डिजिटल ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, और बहुत रियलिस्टिक अप्रोच होता है इस पे काम करने में। इसका वीकनेस बस यही है कि इसके लिए एक स्पेसिफिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, जिसके थ्रू आप हार्डवेयर के थ्रू आप 3D मेश का पर्टिकुलर आप फोटो ले सको, और सॉफ्टवेयर में आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उन फोटोज को कैलिब्रेट करके एक मेश में जनरेट कर सके। और इसमें एक और है कि आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको क्लीन अप करने का जरूरत पड़ता है। लाइक वो एक रफ 3D मेश आपको दे देगा, उसमें बहुत सारा आपको क्लीन अप अपने हिसाब से स्कल्प्टिंग सॉफ्टवेयर पे आपको क्लीन अप वगैरह करना पड़ेगा। अगर आप शूज का फोटो लिए हो और उसको आप क्लीन नहीं करोगे तो वो बहुत रफ टाइप का शू दिखेगा, या शू में सही सा डिज़ाइन नहीं दिखेगा। तो ये थे कुछ ऐसे 3D मॉडलिंग टेक्निक जिनको यूज़ करके हम लोग 3D मेश जनरेट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप मेरे से 1-on-1 इंटरेक्शन करना चाहते हो, ब्लेंडर, ZBrush, सबस्टांस पेंटर, मार्मोसेट ये सब सीखना चाहते हो, माया, 3ds Max, सबस्टांस पेंटर, तो डिस्कॉर्ड सर्वर का नीचे में एक लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और जनरल चैनल पे आप लिख दो आप क्या चीज़ जानना चाहते हो या क्या चीज़ आप सीखना चाहते हो हमसे, हम आपको गाइड कर देंगे।